गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुजीत आपके इस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताऊं कि आज की क्लास बड़ी स्पेशल है फॉर क्लास 10 ज्योग्राफी आपकी आज स्टार्ट हो रही है और आपको बहुत ही जान के खुशी होने वाली है कि चैप्टर 4 जो मोस्ट क्वेश्चंस, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जानी जाए या फिर बड़ी क्वेश्चंस के लिए जानी जाती हो, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही प्लस बेनिफिट रखने वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर के साथ ही मैं अपने इस चैनल में इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज के जो पोर्शंस रहने वाले हैं मैं उसमें आपको डिस्कस कर दूँ कि क्या हम लोगों को आज डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो हम लोग जानेंगे कि आखिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है। उसमें भी देखेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, जिसमें हम लोग झूमिंग वगैरह की भी चर्चा किया करेंगे, अभी है ना, करनी हम लोगों को, वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने में। उसके बाद इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात करूँगा, फिर से कमर्शियल फार्मिंग की बात करूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों का तीनों टर्म है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं, है ना। क्लास 9 में ही इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं आप लोग। और उसके बाद देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें 3 चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट परसेंट, यानी यहाँ कह सकते हैं ना कि हम लोग अगर 100% कह लें ना, गलत ना होगा यहाँ से, कि यहाँ से 100% क्वेश्चन रहनी है, जिसमें हम लोग रबी, खरीफ और जैद, ये 3 टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग थोड़ी सी इसको एक अपने जो टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करनी है उसको एकदम रफ्तार देते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग, उम्मीद है, अपनी कॉपी किताब जो भी आपके इक्विपमेंट से स्टडी से रिलेटेड वो लेकर के इस चैनल के सामने बैठे होंगे और आज से ये परफॉर्मेंस बिल्कुल रफ्तार पे रहेगी स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग वी आर इंडियंस। तो जैसा कि पता है स्टूडेंट्स की जो हमारा देश है वो इंडिया है, और इंडिया कैसा है, वास्ट, इंडिया वाज अ वास्ट कंट्री। और बताऊं कि एग्रीकल्चर की दुनिया में हम लोग देश का जो है ना बहुत ही बड़ा रोल है। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की डिपेंडेंसी की, तो 2/3 जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशंस का, वो आज के पॉपुलेशन बात करूँ यहाँ से 10 साल पहले, यानी कि 1 डिकेड पहले की बात करूँ, दोनों सिचुएशंस में, सेम सिचुएशंस में लगभग होता है 1/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है अपने इंडिया में। और बताऊं कि अपनी इंडिया की खासियत ये है कि इंडिया का जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है एग्रीकल्चर पार्ट में, वो इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट, ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपोर्टिंग मैटर में भी इसकी जो वर्ल्ड रैंक में अपनी जो जगह है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। जस्ट लाइक अगर हम मसाले की बात कर लें, चाय की बात कर लें, जिसको टी कॉफ़ी हम लोग कहते हैं, हम स्पाइसेस कहते हैं, इन सारी चीज़ों के मैटर में ये एक्सपोर्टर दुनिया भर में इंडिया जाना जाता है अपने एक्सपोर्ट। और अपने एक्सपोर्टिंग के दौरान जो इसके अनाज हैं उसकी एकदम बेहतरीन क्वालिटी के लिए पूरी वर्ल्ड में अपनी इंडिया जो है इन चीज़ों के सप्लाई में क्या है, फेमस है। तो ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो उसमें हम लोग पहले देखने जा रहे हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट, है ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको बताऊँ कि ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो ओपनिंग टाइम में, शुरुआती दौर में किस तरह की एग्रीकल्चर अपने इंडिया में स्टार्टअप करी गई थी, इस कंसर्न से इसको टाइप्स ऑफ फार्मिंग में रखा गया है और इसको पहले नंबर पे रैंकिंग करी गई है। तो समझ सकते हैं स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं अगर कोई शुरुआती स्ट्रक्चर को, अगर बेस जो स्ट्रक्चर ने कभी शुरुआत पे ही बेस देने का काम किया हो, भले वो मॉडिफाई होकर के बहुत सारे पैटर्न्स को डेवलप कर दिया हो, लेकिन कहते हैं ना कि बाप तो बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है, कुछ भी कर लो आप, है ना, बाप बाप ही होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये फर्स्ट टाइम से क्या होता था ना, पहले चीज़ इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये होता किस तरह से था। तो बताओ कि वो आज की तरह बहुत बड़े लैंड के फॉर्म नहीं हुआ करते थे, है ना। इसके लिए क्या होता था कि वो जंगलों को साफ करके, यानी कि फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करके, यानी कि पेड़ों की कटाई करके छोटे मोटे फील्ड बनाई जाती थी और वहाँ पर लकड़ी के जो हल हुआ करते थे ना उससे, और जो स्टिक हुआ करते थे, है ना, उसकी मदद से वो खुदाई करते थे। और तो और स्टूडेंट बताऊं कि इसके लिए पूरी फैमिली के मेंबर्स का सपोर्ट होता था। और बताऊं इसमें जो सॉइल थी वो नेचुरल फर्टिलाइज थी, उसमें किसी तरह का कोई केमिकल लोचा आज के जैसा नहीं था, है ना। और तो और इसकी एग्रीकल्चर की जो डिपेंडेंसी थी वो फुल्ली नेचर पर थी स्टूडेंट। बारिश हुई, खेती होगी, नहीं हुआ, एग्रीकल्चर ज़ीरो, है ना। तो कुछ इस तरह की जो पैटर्न थी, उस ये आपके इस वाले पैटर्न में आपको इस तरह की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर जिसको कह सकते हैं हम दूसरे वर्ड्स पे, ये इस टाइम पे हुआ करता था स्टूडेंट, है ना। तो ये जो एग्रीकल्चर है एक तरह से ये कह सकते हैं कि घातक तो था, लेकिन उस टाइम पे जिस तरह का ये सिचुएशन, नेचुरल सिचुएशंस की बात कर लें, वो काफ़ी बैलेंस्ड थी। रेनी में रेनी होती थी, ठंडी वाले मौसम में ठंडी होती थी और गर्मी वाले में गर्मी होती थी। अगर बात करूँ प्रिमिटिव
सबसिस्टेंस फार्मिंग के स्टूडेंट तो आपको बताऊं कि इसको हिंदी में कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता था, है ना। बिल्कुल उसको एक वर्ड में अगर आपके इजी लैंग्वेज के लिए मैं आपको बताऊं तो स्लैश एंड बर्न, है ना, एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता था ना कि जिस भी जगह पे एग्रीकल्चर करनी होती थी उस जगह के नीचे वाले जो सरफेस होते थे जहाँ ग्रासेस वगैरह होता था ना, उसको जला दिया जाता था। जलाने के बाद उसको प्लेन करके फील्ड खेती के लायक बनाया जाता था और वहाँ पे जो है वो ओनली अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए ही क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, है ना। अब ये कह लें कि सर क्या फर्टिलिटी इसकी सेम रहती होगी? अगर कोई फार्मर अगर फैमिली वहाँ पे रह करके उसका लगातार यूज़ करे तो उसका तो उस टाइम के हिसाब से तो जो फर्टिलाइजर्स था वो इतना ज़्यादा केमिकलाइज नहीं था, उतना डेवलप नहीं था टेक्निक, तो उस टाइम पे तो लोग उसको यूज़ करते हैं तो एक टाइम पे तो वो ख़त्म होता होगा ना उसकी फर्टिलिटी। ऑब्वियसली स्टूडेंट वो ख़त्म होता था और ख़त्म होने के साथ ही वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली थे, ये आप मान के चलो। भले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी फिर भी आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि वो इन चीज़ों से परिचित थे। जैसे उनकी प्रोडक्टिविटी में कुछ कमी आती थी ना, वो उस जगह को ही छोड़ देते थे। जगह को छोड़ देने के बाद वो क्या करते थे, उस जगह से वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते थे। थोड़ी लाइट इशू है स्टूडेंट, बने रहें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो फर्टिलिटी है वो उसको क्या कर रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं उसको कंटिन्यूटी देने के लिए उसके साथ बने रह रहे हैं। आपको बताऊँ कि स्टूडेंट की जो आपकी जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो जनरली इंडिया के नॉर्थ और ईस्ट पोर्शन के स्टेट्स है, जिसमें आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ऐसे जगहों पर इसकी खेती ज़्यादातर देखी जाती है। और इन जगहों पर इसको जनरली स्टूडेंट जानते हैं क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। मणिपुर और पलामू में, है ना, मणिपुर और पलामू में और छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे, जिसको हम लोग ये अंडमान निकोबार आप जानते होंगे ना, जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे इसको दीपा कहा जाता है, दीपा DIPA, है ना, या DEEPA, दीपा कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट आपका हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का। लेकिन आपको बताऊं कि ये झूमिंग जो एग्रीकल्चर है ना वो बहुत ही फेमस टाइप का एग्रीकल्चर है। आपको बताऊं स्टूडेंट कि ये जो स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर जो है इस तरह के जो प्रोसेस को डन करती है, ऐसे ही अलग अलग एरियाज़ में इसको अलग अलग नेम से कॉल किया जाता है। आपको बताऊँ कि मैक्सिको का जो मिड अमेरिका है वहाँ पर इसको मिल्पा, है ना, वेनेजुएला में कोनुको, ओके, एंड ब्राज़ील में रोका और मध्य अफ्रीका में इसको मशोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। और तो और बताऊं कि इसके अगर इंडिया में बात करी जाए, इंडिया में वर्बली इंडिया में अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको बताऊं MP में, जिसको मध्य प्रदेश आप कहते हो, है ना, MP में अगर बात करो स्टूडेंट तो MP में इसको बेबर या दहिया कहा जाता है। उसी तरह से आंध्रा में, यानी कि आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है, पोडू या पेंडा। ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरीगां कहा जाता है। वेस्टर्न घाट की अगर बात कर लो स्टूडेंट तो वहाँ पे इसको कुमारी कॉल की जाती है। अगर साउथ ईस्ट राजस्थान में बात करूँ तो वालरे या वॉल्ट्रे के नाम से इसको जाना जाता है राजस्थान में। हिमालयन एरियाज़ में बात करूं तो इसको खिल कहा जाता है, हिमालय के रीजन में इसको खिल कहा जाता है। और झारखंड में करुआ और नॉर्थ ईस्ट जो पोर्शन है अपने इंडिया में वहाँ भी इसको झूम कह के पुकारा जाता है। तो ये सारे नाम हैं रीजनल से लेकर के फॉरेनर्स कंट्रीज़ में इसको लोग जानते हैं इस पैटर्न को, और इसको डिफरेंस नेमों से भी इसको लोग क्या कहते हैं, पुकारते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये हुई झूम टाइप की खेती की बात स्टूडेंट, है ना। इसके बाद जो हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे उसमें जो आगे के जो पोर्शंस रहने वाले हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दें। और बताऊं आपको कि क्या आप ये बता सकते हो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन होगा आप लोगों से कि जो रिंझा का परिवार है वो किस प्रकार का कृषि कर रहा है। इस बात के जवाब आपको आपके बुक की स्टोरी में मिलने वाली है। तो आपको बुक में क्या करना है, पढ़ाई करनी है और इसकी स्टोरी को अच्छे से रीड करनी है। तो चलिए तब तक हम लोग जो बाकी स्टोरी है वो आप लोग पढ़ोगे, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं वो टास्क छोड़ रहा हूँ, क्या स्टूडेंट। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसको कहते हैं गहन जीविका
आजीविका कृषि, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। बताऊं आपको कि इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो उस एरिया में किया जाता है जहाँ पे लैंड पर जो पॉपुलेशंस का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, काफ़ी अधिक होता है। यहाँ पे बताऊँ कि जो लेबर जो एग्रीकल्चर है वो अधिक यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे जो है ना फलता फूलता अच्छा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ के लैंड के जो स्ट्रक्चर्स है, जोग्राफिकल सिचुएशन बहुत ही वेल होती है, और यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर करने वालों का तादाद भरपूर मात्रा में लोगों का होता है। और तो और इरीगेशन की बात कर लूँ तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास होती है वो, है ना। अगर जैव डाइवर्सिटी की बात कर लूँ, जैव डाइवर्सिटी की, या फिर ऐसा कह सकते हैं जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग जो है वो भरभली यहाँ पे अच्छे तरीके से किया जा सकता है ना। और बात करो भू स्वामित्व में विरासत का जो अधिकार है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे चलता रहता है। ऐसे रीजन्स पे जनरली ट्रेडिशन वाइज यहाँ पे क्या होता है, काम होता है। आपको एक स्ट्रक्चर में बना के बताना चाहूँगा स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको यहाँ से बोर्ड मेरी क्लियर समझ में आएगी तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि जो एक लैंड का पार्ट है, जस्ट लाइक अगर आप दो भाई हो, ओके, अपने पापा के दो भाई हो, तो रीज़न देखिएगा कैसे ये लैंड का पार्ट, अगर पापा के पास सपोज आपके पापा के पास इतनी बड़ी लैंड के प्लॉट्स हैं, ओके, इतनी बड़ी लैंड के प्लॉट्स हैं स्टूडेंट। अब इस लैंड के प्लॉट्स का क्या स्थिति है ना कि बच्चे जब बड़े हो गए और उनकी जब सेपरेट हो गए वो अपने फैमिली के साथ, या यूँ कह सकते हो कि एक टाइम के बाद मम्मी पापा जब उस स्थिति में नहीं रहे तो मम्मी पापा क्या करते हैं ना कि लैंड को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। बोलते हैं कि बेटा ये आपका ए बेटा आपका ये है, बी बेटा ये है, आपके दोनों के अगर मान के चलिए 400 स्क्वायर किलोमीटर है, 400 स्क्वायर किलोमीटर है ना, किलोमीटर बोल रहा हूँ, अगर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको ये क्या करेंगे 200 मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देंगे कि दोनों बेटा जो होगा मेरा वो बराबर का हिस्सेदारी है रखता है। इस वजह से मैं इनको बराबर पार्टनरशिप या फिर लैंड के पार्ट को इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। इसी तरह से अगर इनके भी कोई एक एक बच्चे हो गए तो ये लैंड और 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा और टोटल 4 टुकड़े में हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रेडिशन वे का जो एग्रीकल्चर पार्ट है स्टूडेंट, वो किस तरह से पार्ट बाई पार्ट एक बड़ा लैंड का स्ट्रक्चर किस तरह से वो पहले 2 भागों में बटा, अब ये उसके नेक्स्ट जनरेशन जाते जाते वो कितने छोटे टुकड़े में हो चुका है। ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती जाएगी। और ये बताऊँ स्टूडेंट कि ये धीरे धीरे लैंड का जो पार्ट है ना वो बिल्कुल छोटा होता हुआ दिखाई देगा। और बता दूँ ये छोटा जैसे जैसे इसके लैंड के स्ट्रक्चर्स होंगे स्टूडेंट, वैसे वैसे क्या होगा, लैंड की कैपेसिटी भी घटती हुई दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि लैंड का जो बाउंड्रीज़ है वो अपने काफ़ी बड़े एरिया में क्या कर रहा है, इन सारे यानी प्रोडक्शंस की जो भी एग्रीकल्चर ग्रेन्स की जो पार्ट है उसको वो कॉर्नर बाय कॉर्नर क्या कर रहा है, कंप्रेस करता चला जा रहा है, छोटा करता चला जा रहा है। तो डेफिनेटली जहाँ पे 10 पैकेट्स अगर प्रोडक्शन राइस की होती होगी तो अब वहाँ पे 7 पैकेट 6 पैकेट्स होगी, है ना, क्योंकि ये कंप्रेस्ड एरिया हो चुका है। और यहाँ पे अब उतने बड़े लैंड का स्ट्रक्चर भले ही हो लेकिन अब वो क्लासिफाइड हो चुका है, अलग अलग पार्ट में वो टूट चुका है, अलग अलग पीस के रूप में वो कन्वर्ट हो चुका है और उसके ऑनर्स भी थोड़े अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है ये बहुत ही घातक तरीके से क्या हो रहा है आज के डेट में फ्लैक्चुएट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन खैर अब जो भी है, कोशिश तो हर एग्रीकल्चर में जुड़े लोगों का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पे खेती की जाए और वहाँ से जितनी भी प्रोडक्शंस को गेन किया जा सके उसके गेनिंग के लिए वो भरपूर कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टॉपिक हमारा अब हो गया फिनिश, है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, ये प्रिमिटिव मैंने फिनिश कर दिया है एंड इंटेंसिव आपका फिनिश हो गया है। अब बारी है कमर्शियल फार्मिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, कमर्शियल फार्मिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के जो एग्रीकल्चर हैं इसके खास तौर पे बताऊं कि ये मॉडर्न टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने वाला एग्रीकल्चर पैटर्न या फिर एग्रीकल्चर का पार्ट माना जाता है। स्टूडेंट आपको बताऊँ कि इस टाइम के जो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा केमिकलाइज्ड हैं और इसका भरपूर बेनिफिट लेने का कोशिश किया जाता है। आपको यह भी बता दूं कि इस एग्रीकल्चर का जो पार्ट होता है वो बड़े बेनिफिट के रूप में देखने का एक कोशिश होता है हर एक ट्रेडर्स का, क्योंकि इसमें आपको बताऊं कि जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं ना वो कमर्शियल व्यू से किया जाता है। जस्ट लाइक कॉफ़ी, आपको बताऊं कॉफ़ी का कॉस्टिंग क्या है, खैर वो तो आप मेरे से बेटर जानते हो। ओके, नेस्ले का आप जाकर के देख लो, छोटे से पैकेट की कीमत कितनी होती है, कितने ग्राम उसकी वेटेज होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, आप देख करके खुद बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आप इस तरह से आप देख रहे हो कि ये कमर्शियल प्रोडक्शंस जो है ना कुछ इसी तरह के एग्रीकल्चर्स को क्या करता है, बढ़ावा देने का काम करता है। आपको बताऊँ कि स्टूडेंट के एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपने इंडिया में हरियाणा और पंजाब में अगर बात करूँ तो कमर्शियल व्यू से यहाँ पे इवन ओडिशा भी कमर्शियल व्यू से राइस का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि जो राइस की कैपेसिटी होती है या क्वालिटी होती है ना वो बेहतरीन होती है, जिसको ऐसा कह सकते हैं कि महंगे दर पे उसको बेची जाती है ना।
और बताओ यहाँ पे रोपने वाले प्रोसेस, खेती जो है ना वो रोपने वाली खेती का काम यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में देखने को मिलता है ना। और बताऊँ यहाँ के जो रोपण एग्रीकल्चर है उसमें इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है ना, जो इंटरफेस तरीके से जो करने का प्रोसेस होता है वो इस तरह से ये डन की जाती है। और अगर देखूँ कि ये आज के मॉडर्न टाइम में ये बहुत ज़्यादा कैपिटल के रूप में इन्वेस्टमेंट भी कराती है। इन्वेस्टमेंट कराने के पीछे जो रीज़न होता है स्टूडेंट, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन ये है ना कि जब बड़े बेनिफिट आप चाहोगे तो बड़े बेनिफिट के लिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। इसी तरह से जब इसकी जब फसल तैयार होते हैं, जैसे जस्ट लाइक कॉफ़ी की बात कर लें, टी की बात कर लें, और भी ऐसे बहुत सारे जैसे कि शुगर केन की बात कर लूँ, है ना, बनानास की बात कर लूँ, टी की बात कर लूँ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर्स हैं जो अपने इंडिया में, जैसे कर्नाटका में कॉफ़ी हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल में चाय की बात कर लो, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिंग के व्यू से प्रोड्यूस की जाती है ना, ये खासा महंगा होता है स्टूडेंट। क्वालिटी तो होती ही होती है, ये महंगी भी होती है। इसके बाद थोड़ी सी अगर हम लोग ऐसी बात कर लें कि जो ये चैप्टर का ये पोर्शंस है, इसमें कमर्शियल का जो मेन टारगेट है कि वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ऐसा कह सकते हैं ना, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ऐसा कह सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ओके स्टूडेंट, नाउ तो इस तरह से ये कमर्शियल फार्मिंग जो है वो कंटिन्यूटी हमारे साथ क्या होता है, बड़े बेनिफिट के रूप में देखने को मिलता रहता है। इसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ी सी लाइट अप एंड डाउन हो रही है स्टूडेंट, जिसके कारण थोड़ा सा आपके जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा। इसके बाद जो टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न, लग रहा है कि आज के इस डिस्टर्बेंस से मैं इसको पता नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग बने रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, बताऊँ कि अपने इंडिया में जो है ना, जो नेचुरल डाइवर्सिटी की अगर बात कर लूँ, नेचर की डाइवर्सिटी की और कल्चर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हम लोग को ये पता चला है कि ये डाइवर्सिटी जो है ना क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के कारण बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर जाता है तुरंत से जगह पे। यानी कि लगभग 1-2 किलोमीटर आप ट्रैवल करो, आपको हर जगह के क्लाइमेटिकल लैंग्वेज रीजन्स, इवन आपके वहाँ के वाटर के टेस्ट वगैरह जो है ना, सब जगह पे चेंजेस देखने को मिलती है, ऐसा कहा जाता है। आपको बताऊँ कि अपने इंडिया में है ना, जो आपकी फसल हैं उसमें जो रेशेदार फसल्स हैं, जस्ट लाइक ये बात कर ले, सब्जी वेजिटेबल्स की बात कर लूँ, फ्रूट्स की बात कर लूँ, मसाले की बात कर लूँ, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है इंडिया में फेमस है। और ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ स्टूडेंट आपको, रबी का और खरीफ और जैद, ये 3 क्वेश्चन ना एकदम आने ही आने वाले हैं। कोई ना कोई पोर्शन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कोई हो ना हो ये टॉपिक होगा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, है ना। चलिए थोड़ी सी बात कर लूँ। सबसे पहले मैं रबी क्रॉप की बात करूंगा, रबी की बात करने जा रहा हूँ। लिसन स्टूडेंट, बी केयरफुल। ओके, बताऊँ कि इसकी जो सीज़न होती है वो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है ना। और ग्रीष्म ऋतु के आसपास में जो अप्रैल से जून का सीज़न होता है उसके बीच में इसकी कटाई कर ली जाती है। जिसमें आपको देखना है तो वीट आप देख सकते हो, जौ, मटर हो गया, पी जिसको कहते हैं, है ना, चना हो गया, ठीक है, सरसों हो गया जिसको मस्टर्ड कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ ये रबी फसल की है। फिर से रिकॉल करूँ, जब सीडिंग करी जाती है ना, सीडिंग करी जाती है तो वो मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर का होता है। जब क्रॉपिंग की जाती है तो वो अप्रैल से जून के बीच का सेशन होता है, जिस समय इसको कटाई करी जाती है। इसमें एग्जाम्पल है वीट है, जौ है, पी है, गेंस है, चना है, सरसों, मस्टर्ड जिसको कह सकते हो। ये सारे आपके रबी के एग्जाम्पल्स है, रबी क्रॉपिंग के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा होता है बच्चों को, खरीफ और रबी में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, लेकिन टेंशन नहीं, मंथ वाइज इसको क्लियर रखिएगा। जब भी अक्टूबर दिसंबर आएगा आपको रबी याद रखना है, और इसकी जब मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर दिसंबर कर दिया आपने, वहीं पे आप इसको ले जाओगे मिड ऑफ द ईयर में क्रॉपिंग, जस्ट लाइक अप्रैल टू जून, ठीक है। 6 मंथ का एवरेज में मान के चलना, 4 से 6 महीने का। आपको बताऊं कि ये जो फसलें हैं ये इंडिया में बहुत सारे जगहों पर होती हैं। अगर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न पोर्शन में बात करूं, जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, ये सब जगहों पर आपको वीट का जो या रबी का जो फसल है वो स्पेशली इस सीज़न में इन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है स्टूडेंट। आपको बताऊं कि ये जो ईयर हैं, ये जो सीजन्स हैं, ये इस स्टेट के लिए रिच सीजन कहलाता है। पंजाब, हरियाणा, है ना, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्टर्न पार्ट का यूपी पोर्शन, राजस्थान के कुछ ऐसे
फेजेस हैं जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशंस का दौर था, इस टाइम पे काफ़ी सक्सेसफुली रन कर पाई थी स्टूडेंट। इस बात को आप लोग भरभली याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को मैंने आपके सामने रखा है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे हम बात करने जा रहे हैं खरीफ फसल की, खरीफ क्रॉपिंग की। ये देश भर में जो है ना, ये मानसून के आगमन के साथ ही इसकी बुवाई स्टार्ट कर दी जाती है स्टूडेंट, और इसका जो मंथ होता है वो सितंबर टू अक्टूबर होता है। जस्ट रबी से 1-2 महीने पहले, है ना, रबी से 1-2 महीने पहले इसको काट लिया जाता है। इस ऋतु में या इस सीजन्स में आपको बताऊं कि जो मेन फसल होता है इसमें वो राइस होता है, जूट होता है, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, अरहर जो आप कहते हो, मूंग हो गया, उड़द का दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये जो पल्सेस जिसको कहते हो ना, ये सब आपके क्या हो गए, खरीफ के एग्जाम्पल हो गए। अगर बात करूं स्टेट्स की तो असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, है ना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ये कोंकण का जो कोंकण रीजन है वो यूपी, बिहार, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे आप क्या है खरीफ सीजन्स को भरभली देख सकते हो। और बताऊं कि ये जो है ना, ये कोस्टल प्लेन्स वाले एरिया पे ज़्यादातर इसको सक्सेसफुली तरीके से आप देख सकते हो रन करते हुए। असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा जो है, यहाँ ये 3 तरह की 3 फसलों को, जिसमें औश, अमन और बोरो को बोई जाती है ना। उसके बाद रबी और खरीफ फसलों के ऋतु का जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है, रबी और खरीफ के सीज़न के बीच का जो सीज़न होता है उसको ज़ैद कहा जाता है। ये दोनों का ऐसा याद रख सकते हो ना कि दोनों के बीच का जो मिड वाला जो पार्ट होता है ना वो ज़ैद है, ठीक है। ज़ैद में क्या होता है भाई, तो इस सीजन में आपको तरबूज आप जानते हो ना, वाटरमेलन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ओके। एंड तरबूजे को जिसको खीरा वगैरह, कुकुम्बर जिसको कहते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, है ना, और चारे के लिए जो फसल होती है खेती वगैरह, वो सारी चीज़ें, इवन आपका शुगर केन भी इसी में आएगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये कुछ फसल हैं जो इस टाइम पे खासा तौर पे देखने को मिलता है। अगर बात करूँ कि फसलों की, इसमें मेन फसल की, तो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन होने के साथ साथ देश का जो कंडीशन को बात करूँ वो थोड़ी सा ना अलग अलग एरिया होने के कारण अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स के सॉइल फर्टिलिटी या जोग्राफिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस किया जाता है। जस्ट लाइक अगर बात करूँ कहीं पे किसी स्पेसिफिक एरिया की, तो वहाँ के कुछ अलग प्रोडक्शन होती है, कुछ अलग स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पर अलग प्रोडक्शन की जाती है। तो वहाँ की जो जोग्राफिकल या सॉइल कैपेसिटी होती है, फॉर्मेशन जिस तरह के है हमारे नेचुरल कंडीशंस की है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्रीकल्चर को डन किया जाता है। आपको ये भी जाननी चाहिए कि इंडिया में मैक्सिमम क्या होती है प्रोडक्शन, तो उसमें राइस हो गया, वीट हो गया जो मोटे अनाज के तौर पर होते हैं, है ना, पल्सेस हो गए, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, तिलहन हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ये इंडिया में खासा तौर पर देखने को मिलता है इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, और थोड़ी सी कल की अगली वीडियो जो आने वाली है मैं कल ही ला रहा हूँ, और कल उम्मीद है कि पूरी चैप्टर को डन करूँगा। कल की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पैसेंसली आप लोग ध्यान रखिएगा, काम करिएगा, बने रहिएगा, लगे रहिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको। ओके स्टूडेंट, मेरा सेशन पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कल लिए मेरा वेट करें। मैं आप लोगों के सामने कल इस पूरे चैप्टर को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल ही आपको इस चैप्टर को फिनिश करने का टारगेट है। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहें, चैनल पर विजिट करते रहें। सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय बाय।